बेटा कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ लिया कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, फिर हमने पढ़ा था स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड के अंदर हमने पढ़ा था कि दो कैटेगरी होती है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा है वैस्कुलर या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो हमने स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया था जिसमें बोन कार्टिलेज पढ़े। अब नेक्स्ट पार्ट जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का, दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब नाम ही फ्लूइड आ रहा है, कहीं ना कहीं लिक्विड होगा। ठीक है, इसी का दूसरा नाम होता है वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए इसको ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, बात कर रहा हूं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की, जिसमें आता है एक स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो हम पढ़ चुके हैं, बोन और कार्टिलेज। दूसरा पार्ट है इसका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड यानी कि लिक्विड है, एक ऐसा टिश्यू जो लिक्विड फॉर्म में है, इसी को वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहा है। और क्योंकि इसके अंदर अपन ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ते हैं, तो इसीलिए इसको हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्टडी को। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की स्टडी को कहते हैं हेमेटोलॉजी। ठीक है, हेमेटोलॉजी क्या है? ब्लड की स्टडी को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। ठीक, ब्लड के फॉर्मेशन को कहते हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस, पोइसिस जब भी टर्म आ जाए, ठीक है, पोइसिस, पोइसिस का मतलब आपको समझना है कि हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हीमोपोइसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ठीक, ब्लड का पीएच, ब्लड हमेशा स्लाइटली एल्कलाइन जो है पीएच में रहता है हमारी बॉडी के अंदर। ब्लड का पीएच हमेशा स्लाइटली एल्कलाइन रहता है 7.4। ठीक, ब्लड कभी भी बॉडी में एसिडिक नहीं होगा, जनरल या नॉर्मल कंडीशन में कभी भी एसिडिक नहीं होगा। ब्लड हमेशा एल्कलाइन ही रहता है। इस ब्लड में आप बहुत सारी ऑक्सीजन मिला लो तो थोड़ा सा पीएच और बढ़ जाता है, 7.4 से बढ़ के 7.44 7.45 तक चला जाएगा, मतलब और एल्कलाइन हो गया। आप इसमें CO2 मिला दो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें पीएच कम हो जाता है 7.33 तक। मतलब तीनों ही कंडीशन में रहेगा तो ये एल्कलाइन ही, एसिडिक नहीं होता है। अगर ब्लड एसिडिक हो रहा है बहुत ज्यादा, अगर पीएच इसका 7 से कम आ गया है, ठीक है, 7 से नीचे यानी कि 6.5 और इस तरफ बढ़ रहा है, अगर 6 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कम हो गई है, बॉडी में CO2 बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो पीएच यहाँ पे ब्लड का रहता है नॉर्मली 7.4, स्लाइटली एल्कलाइन। ब्लड का अमाउंट, भाई ये सब चीजें अपन पढ़ रहे हैं किसके बारे में? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम यानी कि ब्लड की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, ब्लड का अमाउंट कितना होता है? 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट। जितना भी एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का बॉडी वेट होता है, उसका 7 to 8% आप निकाल लो, उतना उसकी बॉडी में ब्लड होगा। मैंने बोला नॉर्मल हेल्दी पर्सन। कोई इंसान अगर 200 किलो का है, ठीक है, और आप बोलोगे सर उसके अंदर अमाउंट ऑफ ब्लड उस 200 kg का 8% निकाल दो, ठीक है, कि 16 लीटर उसमें ब्लड होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो 200 kg जो उसका वेट है, दैट इज नॉट हेल्दी पर्सन। मैंने कहा ना कि नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बॉडी का वेट लेना है। अगर आप किसी का बॉडी वेट अगर 60 kg है, तो आप उसकी बॉडी में मान के चलो कि 4.5 से लगा के 5 लीटर के बीच में क्या होगा? ब्लड होगा। मैक्सिमम बॉडी में इतना ही ब्लड होता है, 4 to 5 लीटर के। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लड इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। अगली बात क्या कर रहे हैं हम? ब्लड एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है तो कनेक्टिव टिश्यू, बट ट्रू नहीं है, फॉल्स है। क्या रीजन है फॉल्स कहने का? इसका रीजन ये कि ब्लड के अंदर जो सेल है, अभी तक हमने जितने भी टिश्यू पढ़े कनेक्टिव टिश्यू, ये हमने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पढ़ा, इसके बाद स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, इनमें जो सेल्स है वो खुद डिवाइड करके वापस नई नई सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, लेकिन ब्लड की जो सेल्स है वो खुद कभी डिवाइड ही नहीं करती है। ब्लड की सेल कौन कौन सी है? ब्लड की सेल में हम जानते हैं, ब्लड की सेल में RBC होती है, WBC होती है, प्लेटलेट होती है। ऐसा नहीं कि ब्लड की RBC खुद डिवाइड करके नई RBC बनाती है, कभी नहीं बनाती। खुद WBC या प्लेटलेट डिवाइड करके नई सेल नहीं बनाती है, ये तो कहीं और से बन के आती है। ठीक है, याद करो कहां से बन के आती है? हमने बोन पढ़ा, बोन मैरो पढ़ा, उसमें था रेड बोन मैरो। मैंने कहा था वहां पे ब्लड सेल बनती है, तो रेड बोन मैरो से ये सेल बन के ब्लड में आ रही है। ब्लड की सेल खुद डिवाइड करके नई सेल नहीं बनाती है। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे फाइबर्स नहीं होते हैं। हमने अभी तक जितने कनेक्टिव टिश्यू पढ़े उनमें फाइबर्स थे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई टाइप का फाइबर्स तो मिला था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फाइबर्स भी नहीं होते हैं। ठीक है, सेल खुद फाइबर का सिक्रेशन नहीं कर रही है, कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स फाइबर्स का सिक्रेशन कर रही है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कंसीडर करते हैं।
ठीक। ब्लड को ये अगर कॉम्पोजिशन को देखें तो दो तरीके के यहाँ पे पार्ट होते हैं, एक ब्लड के अंदर लिक्विड वाला पोर्शन होता है, एक ब्लड के अंदर सॉलिड वाला पार्ट होता है। लिक्विड वाला पार्ट जो है ब्लड का वो कहलाता है ब्लड का मैट्रिक्स। बिना मैट्रिक्स से टिश्यू नहीं बनेगा। अभी तक हर कनेक्टिव टिश्यू में हमने कोई ना कोई मैट्रिक्स जरूर देखा है। तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है दैट इज द मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड, और वो होता है ब्लड का प्लाज्मा। तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड का मैट्रिक्स कहलाता है या ब्लड का लिक्विड पार्ट है। जितना भी ब्लड बॉडी में होता है उसके अंदर 55% जो है वो प्लाज्मा वाला पोर्शन है, यानी कि ब्लड का 55% उसका लिक्विड पार्ट होगा। मान लो मेरी बॉडी के अंदर 1 लीटर ब्लड है तो उस 1 लीटर ब्लड का 55% प्लाज्मा होगा, यानी 550 ml केवल प्लाज्मा है। रिमेनिंग 45% क्या होता है ब्लड का सॉलिड पार्ट। ठीक है, सॉलिड पार्ट जिसमें आती हैं ब्लड की सेल्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड कॉर्पसल्स, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये ब्लड की सेल्स जो हैं ये टोटल 45% पार्ट बनाती है ब्लड का, और ये प्रेजेंट होती है इस 55% लिक्विड के अंदर। मतलब अगर मेरी बॉडी में 1 लीटर ब्लड है तो 55% ब्लड का प्लाज्मा है, और इस 55% प्लाज्मा के अंदर 45% सेल्स प्रेजेंट होगी। तो इस तरीके से अब प्लाज्मा की बात करेंगे। अब एक एक कॉम्पोजिशन को हम डिटेल में देखते हैं। जो ब्लड का प्लाज्मा होता है जो 55% है, ठीक है, इसमें दो तरीके के कॉम्पोजिशन है। फिर से प्लाज्मा दो चीजों से मिलकर बना है। 90 से 92% है वाटर। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% क्या है, वाटर। ठीक है, ये 90 से 92% किसका है, इस 55% में से निकाला है हमने। मैं मान लो ये बोल रहा हूं कि मेरी बॉडी में 1 लीटर ब्लड है, तो प्लाज्मा कितना हो गया 550 ml, 55% होगा ना, तो 550 ml हो गया प्लाज्मा। इस 550 ml में क्या क्या होगा, तो इस 550 ml में 90 से 92% निकाल लो इसका, उतना तो वाटर ही है प्लाज्मा में, और रिमेनिंग जो पार्ट बचा 8 to 10% उसमें ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या होंगे, सॉलिड पार्ट होंगे। बात समझना है। अभी हम बात करें 550 ml की। पहले हमने बात करी 1 लीटर ब्लड की, पूरी बॉडी में ब्लड कितना है 1 लीटर, इसका 55% निकाला, प्लाज्मा है, कितना हुआ 550 ml। इस 550 ml में आप 90 से 92% निकाल लो, वो कितना हो गया, वो हो गया वाटर, और रिमेनिंग जो पार्ट बचा है वो है सॉलिड पार्ट। ठीक, अब अपन देखते हैं कि प्लाज्मा के इस सॉलिड पार्ट में क्या क्या चीजें आती है। भाई वाटर तो हो गया 90 से 92%, लेकिन रिमेनिंग जो सॉलिड पार्ट है प्लाज्मा में, ये सॉलिड पार्ट में क्या क्या चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती है ब्लड के प्लाज्मा में, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो ब्लड के प्लाज्मा के सॉलिड पार्ट में क्या क्या होता है, सबसे पहले प्लाज्मा में होते हैं आयंस, बहुत सारे आयंस होते हैं। ठीक है, आयंस जैसे सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ये सारे अलग अलग टाइप के आयंस हैं। इसमें Na+ और Cl- ये हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होंगे। हम जानते हैं ना NaCl फॉर्म में होता है, NaCl सॉल्ट है, लेकिन वो आयन की फॉर्म में टूट जाता है, तो Na+ और Cl- दोनों ही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि सेल के बाहर मिलते हैं। ठीक है, तो ये है Na+ और Cl-। K+, ये ICF में होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमेशा ज्यादा होगा, ध्यान रखना, ये आपको याद रखना है, आगे भी काम आएगा। K+ हमेशा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा है, Na+ और Cl- हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सेल के बाहर ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा रिमेनिंग और कौन सा होता है, बाइकार्बोनेट SpO3-, ये भी आयंस प्रेजेंट है प्लाज्मा में। सॉल्ट, ब्लड के प्लाज्मा में सॉल्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स यहाँ प्रेजेंट है। KCl होता है, NaCl भी होता है, NaCl ज्यादा है KCl से, हमेशा ध्यान रखना, होते दोनों है लेकिन NaCl हमेशा KCl से ज्यादा होगा। ठीक, उसके बाद होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये दोनों, इनमें भी NaCO3 ज्यादा होगा, और ये दोनों का काम क्या है, क्योंकि ये बाइकार्बोनेट है, ठीक है, बफर सोल्यूशन बनाते हैं, और इन बफर सोल्यूशन का काम होता है ब्लड के पीएच को मेंटेन रखवाना। ब्लड, मैंने कहा ना कि पीएच हमेशा एल्कलाइन रहेगा, कभी भी ज्यादा एसिडिक नहीं हो जाता है। इस पीएच को हमेशा मेंटेन रखने का काम कौन करवाते हैं, यही बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, यही बाइकार्बोनेट की वजह से ब्लड का पीएच मेंटेन रहता है, अदरवाइज पीएच जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, आप पढ़ोगे जब रेस्पिरेशन के अंदर CO2 का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे, वहां पे आप देखना CO2 मैक्सिमम जो है बाइकार्बोनेट के साथ बाइंड होकर ट्रैवल करती है। ठीक है, CO2 हमेशा बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रैवल करती है, ना कि डायरेक्ट CO2 की फॉर्म में ट्रैवल करती है, क्योंकि अगर CO2 की फॉर्म में डायरेक्ट ट्रैवल करेगी तो वो क्या करेगी, ब्लड को एसिडिक करेगी। ठीक, नेक्स्ट, ब्लड के प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट है चीजें, डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, भाई हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं, न्यूट्रिशन के लिए खाना खाते हैं।
भाई हमने जो खाना खाया उसमें ग्लूकोज, ठीक है, उसमें अमाइनो एसिड, फैटी एसिड सब बनेंगे डाइजेशन के बाद। हम बोलते हैं जब खाने का डाइजेशन हो जाता है तो इंटेस्टाइन से क्या होता है, उस डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। कौन करता है एब्जॉर्प्शन? कौन करता है? ब्लड करता है। ये डाइजेस्टेड फूड पड़ा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका एब्जॉर्प्शन होगा। कौन करेगा एब्जॉर्प्शन? स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन से उसका एब्जॉर्प्शन किस में हो गया? ब्लड में हो गया। तो ब्लड में चला गया खाना। ब्लड के कौन से पार्ट में वो खाना जाता है भाई? ग्लूकोज बना, मान लो आपने खाया, खूब सारा कार्बोहाइड्रेट खाया, वो डाइजेस्ट हो गया, ग्लूकोज बन गया। अब वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला गया। ब्लड में कहाँ गया भाई? ब्लड में क्या क्या चीजें हम पढ़ रहे हैं? ब्लड में एक तो प्लाज्मा होता है लिक्विड पार्ट, बाकी आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट होती है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि एब्जॉर्ब होकर आरबीसी के अंदर घुस जाएगा ग्लूकोज, ऐसा तो नहीं कि एब्जॉर्ब होकर डब्ल्यूबीसी के अंदर चला जाएगा, नहीं जाता है। कहाँ जाता है? ब्लड के प्लाज्मा में जाता है। हमेशा जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आता है, ब्लड के अंदर कहाँ रहता है? लिक्विड पार्ट में घुला हुआ रहता है, दैट इज द प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में होते हैं डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, फैटी एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं, विटामिन होते हैं। जो भी हम खा रहे हैं, जिन भी चीज़ों का हम डाइजेशन कर रहे हैं, वो सारे के सारे डाइजेस्टेड फूड कहाँ आएंगे? हमारे ब्लड के प्लाज्मा में। ग्लूकोज का नॉर्मल जो कंटेंट है वो फूड में, ब्लड में कितना होना चाहिए? 80 to 100 मिलीग्राम परसेंट। मिलीग्राम परसेंट का मतलब पर 100 ml की बात करें, पर 100 ml में 80 to 100 मिलीग्राम जो है क्या होना चाहिए? ग्लूकोज होना चाहिए। उसी तरीके से पर 100 ml के अंदर 150 से 260 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं, विटामिन होते हैं। ये जो ग्लूकोज लिखा है एक नॉर्मल रेंज लिखी है। अब ये ग्लूकोज अगर ज्यादा होने लगे ब्लड के अंदर ज्यादा ग्लूकोज अगर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो पर्सन जो है डायबिटिक की तरफ जाता जाएगा। जैसे एक मैंने यहाँ रेंज लिखी है, बिफोर मील, खाने के पहले, ठीक है। खाने के पहले अगर आप ब्लड टेस्ट करोगे तो उसके अंदर ग्लूकोज का अमाउंट कितना आना चाहिए? इतना आना चाहिए 80 to 100 मिलीग्राम परसेंट। हर 100 ml के अंदर 80 to 100 मिलीग्राम ग्लूकोज। खाने के बाद, आप खाने के 2 घंटे बाद उसको मेजर करो तो आएगा ये 100 to 120 मिलीग्राम, क्योंकि आपने खाना खा लिया, बॉडी के अंदर गया खाना, डाइजेशन हुआ, ग्लूकोज बना और वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आया। तो ऑब्वियस सी बात है अब तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो आफ्टर मील जो है वो आता है 100 to 120 मिलीग्राम परसेंटेज। यहाँ तक तो नॉर्मल है। जैसे ब्लड के अंदर आपने जो है आप टेस्ट कर रहे हो और आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट जो है ज़्यादा हायर साइड में जा रहा है, जैसे ग्रेटर देन 140 मिलीग्राम परसेंटेज आता है, तो ये है आप हाइपरग्लाइसीमिक हो चुके हो, आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा बन रहा है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज अनकंट्रोल हो रहा है, ठीक है। ये आपका एक इंडिकेशन है कि अलार्मिंग साइन है कि आप इसको कंट्रोल करो। अभी भी अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते हो, अगर ये ग्रेटर देन 180 मिलीग्राम परसेंटेज जा रहा है, मतलब आपको डायबिटीज हो चुका है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज अनकंट्रोल हो चुका है, ठीक। तो ये जो ग्लूकोज है ये डाइजेस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड के प्लाज्मा में, ठीक। और प्लाज्मा में क्या होते हैं? प्रोपेडीन, डिफेंसिन, लाइसोजाइम, ये सारे के सारे क्या हैं? ये प्रोटेक्टिव जो है बॉडी के लिए, प्रोटेक्टिव कुछ केमिकल्स होते हैं जो बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जैसे प्रोपेडीन की बात करूँ तो एक एंटीटॉक्सिन प्रोटीन होता है, एंटीटॉक्सिन प्रोटीन है ये प्रोटीन प्रोपेडीन। ये एंटीटॉक्सिन होता है कि बॉडी के अंदर अगर कोई भी टॉक्सिक मटेरियल आया है तो उसको जो है उनको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करने का काम करता है ये ब्लड के अंदर। उसी तरीके से डिफेंसिन की बात करूँ तो ये प्रोटेक्ट फ्रॉम द पैथोजन, पैथोजन से हमें डिफेंस मैकेनिज्म बना रहा है। उसी तरीके से लाइसोजाइम की बात करें तो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करता है, अगर ब्लड के अंदर कोई बैक्टीरिया आया है उसको किल करने का काम करेगा। तो ये तीनों ही हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्टिव जो है मटेरियल की तरह काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका हेपेरिन, हमने पढ़ा है हेपेरिन कनेक्टिव टिश्यू की सेल में, याद करो मास्ट सेल के अंदर हमने कहा था कि मास्ट सेल सीक्रेट करती है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन, एंड दैट हेपेरिन इज द नेचुरल एंटीकोगुलेंट जो ब्लड को बॉडी के अंदर क्लॉट नहीं होने देता है, ठीक है, पढ़ा था ना हमने। तो ये हेपेरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट है। कहाँ होता है? ब्लड के प्लाज्मा में, ब्लड को कभी क्लॉट नहीं होने देगा। और क्या क्या प्रेजेंट है ब्लड के प्लाज्मा में? वेस्ट प्रोडक्ट। बॉडी की जो सेल्स है ना, सेल्स के अंदर लगातार मेटाबॉलिज्म चलता है, सेल्स लगातार मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करती है और साथ में क्या करती है? कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनाती है जो हमारे काम के नहीं होते हैं। तो वो सब कहाँ रिलीज करती है? सेल अपने ब्लड में तो डालेगी, है ना। सेल के अंदर लगातार कुछ काम चल रहा है तो यूजफुल चीजें बन रही है, सेल उसको यूज कर रही है, लेकिन कुछ बाई प्रोडक्ट बनते हैं जो वेस्ट है, हमारे लिए काम के नहीं है, उनको सेल कहाँ रिलीज करेगी? भाई ब्लड में डालेगी। तो ब्लड के प्लाज्मा में ये प्रेजेंट होता है। यूरिया होता है, जैसे यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनिन होता है, ये सारे सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ठीक। यूरिया हमारा नाइट्रोजिनस वेस्ट है। हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो है यूरिया, जो हमारे यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकलता है या कुछ स्वेट के साथ भी बाहर निकलता है।
नॉर्मली हमारे ब्लड के अंदर यूरिया कितना होना चाहिए? नॉर्मली ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल होना चाहिए 17 से 30 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड। आप एक सैंपल लो ब्लड का 100 ml सैंपल, अगर आप उसमें मेजर कर रहे हो तो 17 से 30 मिलीग्राम अगर यूरिया उसमें प्रेजेंट है तो नॉर्मल कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यूरिया का कंटेंट ज्यादा आ रहा है, मोर देन 40 मिलीग्राम आ रहा है हर 100 ml ब्लड के अंदर, इसका मतलब आपको यूरीमिया हो चुका है। यूरीमिया एक डिजीज कंडीशन है। अगर हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड में यूरिया का अमाउंट मोर देन 40 मिलीग्राम है, इसका मतलब हमें क्या हो चुका है? यूरीमिया हो चुका है। उस यूरीमिया में होता क्या है? यूरीमिया के अंदर ये होता है कि जो आरबीसी होती है वो इर्रेगुलर शेप की हो जाती है। आरबीसी से जो है वाटर बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है, तो आरबीसी इर्रेगुलर शेप की हो जाती है, और इर्रेगुलर शेप की आरबीसी को बर्ड शेप भी कहते हैं। इसमें होता है वो यूरीमिया कंडीशन में। कब होता है? जब यूरिया का कंटेंट मोर देन 40 मिलीग्राम हो जाए। नॉर्मली कितना होना चाहिए? 17 से 30 मिलीग्राम परसेंटेज। भाई ब्लड में 17 मिलीग्राम यूरिया है, ये तो वेस्ट है। अब वही ब्लड उस यूरिया को लेके जाएगा, कहाँ जाएगा? किडनी के पास। किडनी में से उस यूरिया को फिल्टर कर लेगा, ब्लड में से अलग कर लेगा, और वो यूरिया यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ये तो नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा यूरिया बन रहा है, इसका मतलब या तो आपकी किडनी की फंक्शनिंग में डिस्टर्ब है ना, या आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं ब्लड के अंदर जो है यूरिया किसी न किसी वजह से ज्यादा बन रहा है। तो इसका फर्दर जो है डायग्नोसिस की जरूरत पड़ती है फिर। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतनी सारी चीजें हमने देखी जो ब्लड के प्लाज्मा के सॉलिड पार्ट में है। ठीक है, और क्या क्या होता है प्लाज्मा के सॉलिड पार्ट में? प्लाज्मा के सॉलिड पार्ट में और नेक्स्ट कंपोजिशन जो है वो होता है प्लाज्मा की प्रोटीन। भाई हमने देखा कि प्लाज्मा का सॉलिड पार्ट कितना है? 8 to 10%। उसमें से 2 to 3% अगर हम बात कर रहे हैं तो 2 to 3% तो हो गया हमारा, हमने पढ़ लिया आयंस पढ़ लिए, उसमें हमने सॉल्ट पढ़ लिया, उसमें हमने डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट पढ़ लिए, फिर वेस्ट प्रोडक्ट पढ़ लिए, ये सारे 2 to 3% में आ गया है। 6 to 7% जो है वो होते हैं प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन। यानी कि प्लाज्मा के सॉलिड पार्ट में सबसे ज्यादा प्लाज्मा की प्रोटीन 6 to 7%। अब कौन कौन से टाइप की यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होती है प्लाज्मा के अंदर? तो पहली जो प्रोटीन है वो है एल्बुमिन। ये टोटल 4% होती है। भाई 6 to 7 टोटल है, इस टोटल में 4% तो अकेली एल्बुमिन होती है। ये एल्बुमिन जो है ये स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है। अभी हम जितनी भी प्लाज्मा के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स पढ़ेंगे उनमें से सबसे छोटी प्रोटीन होती है एल्बुमिन, इसीलिए सबसे ज्यादा है। छोटी छोटी होगी तो ज्यादा आ जाएगी, है ना। ये काम क्या करती है? इट मेंटेन्स द BCOP। ये मेंटेन करती है, क्या मेंटेन करती है? BCOP, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हमेशा मेंटेन करके रखती है, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो है क्या ये ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर? ब्लड के अंदर से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है किडनी में से, तो ये वेस्ट मटेरियल जब ब्लड को छोड़ के जाता है, लेकिन ब्लड के अंदर का जो कंपोनेंट्स हैं, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा के कंपोनेंट्स हैं, उनको ये प्रोटीन निकल के नहीं जाने देती है। तो ब्लड के अंदर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। भाई ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल भी है, वो वेस्ट तो निकल के कहाँ चला जाता है? किडनी में चला जाता है, लेकिन खुद ब्लड के कंपोनेंट्स को ये निकल के नहीं जाने देती है, उसके ऑस्मोटिक प्रेशर को हमेशा मेंटेन करके रखती है BCOP। ठीक है, आप एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ोगे। नेक्स्ट, ग्लोब्यूलिन। दूसरी प्लाज्मा प्रोटीन क्या है? ग्लोब्यूलिन। ये होती है लगभग 2 to 2.5%। ठीक है, तो 4% हो गई एल्बुमिन और 2% हो गई ग्लोब्यूलिन। इसका मतलब हमेशा प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन का रेशियो एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन का रेशियो कितना रहेगा? 2:1। देखो 4% ये है, लगभग 2% ये, तो 2:1 का रेशियो हमेशा फिक्स रहता है रेशियो। ये ग्लोब्यूलिन जो है ये हमारे लिवर और लिम्फोइड ऑर्गन में बनती है। लिवर और लिम्फोइड ऑर्गन में इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जनरली प्लाज्मा प्रोटीन सारी जो है वो लिवर और लिम्फोइड ऑर्गन में ही बनती है। 3 टाइप की है ग्लोब्यूलिन यहाँ पे। पहला है अल्फा ग्लोब्यूलिन। ठीक है, अल्फा ग्लोब्यूलिन ये लिवर में बनेगी और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ये जो है कॉपर, कैल्शियम नहीं है कॉपर है, ये कॉपर का ट्रांसपोर्टेशन करती है बॉडी के अंदर। ठीक है, कॉपर आयन जो है उसको बाइंड करती है, उसको पकड़ती है और एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है कैल्शियम कॉपर आयन, अल्फा ग्लोब्यूलिन। इसका एग्जांपल कौन है? सेलुलोस्पाज्मिन। सेलुलोस्पाज्मिन एक तरीके की अल्फा ग्लोब्यूलिन है। सेलुलोस्पाज्मिन एक तरीके की अल्फा ग्लोब्यूलिन है। ये बॉडी में कॉपर Cu+2 का क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन करती है, इसको कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है,
बनती कहाँ है? लिवर में। दूसरी जो है ग्लोब्यूलिन वो है बीटा ग्लोब्यूलिन, ये भी लिवर में बनती है। इसका काम है ये आयरन Fe+2 को कैरी करती है, उसको ट्रांसपोर्ट करवाती है बॉडी के अंदर Fe+2 को। इसका एग्जांपल कौन है? ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन एक तरीके की बीटा ग्लोब्यूलिन है। ट्रांसफेरिन इज अ काइंड ऑफ बीटा ग्लोब्यूलिन व्हिच ट्रांसपोर्ट्स और कैरी Fe+2 इन द बॉडी। ठीक है, Fe+2 को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करेगी ट्रांसफेरिन, जो कि एक तरीके की बीटा ग्लोब्यूलिन है। ठीक है। तीसरा टाइप का ग्लोब्यूलिन है गामा ग्लोब्यूलिन, और ये गामा ग्लोब्यूलिन बनता है लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर, और ये ही गामा ग्लोब्यूलिन जो है ये एंटीबॉडीज बनाता है, और इन्हीं एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हैं। समझिए, गामा ग्लोब्यूलिन जो क्या बना रहा है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन तो प्रोटीन हो गई, और इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम के लिए बना रही है, यानी कि ये गामा ग्लोब्यूलिन ऐसी प्रोटीन्स बनाती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है, इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी होती है। और इन इम्यूनोग्लोब्यूलिन को ही हम जनरल लैंग्वेज में एंटीबॉडीज बोलते हैं, एंटीबॉडीज। ठीक है, व्हाट इज एंटीबॉडी? एक टर्म आता है एंटीजन। एंटीजन क्या है? एनी फॉरेन पार्टिकल। ठीक है, कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी के अंदर जाए और बॉडी को नुकसान पहुंचाए, विच इज हार्मफुल फॉर द बॉडी, इज एंटीजन। तो बॉडी के अंदर जब एंटीजन गया, ठीक है, वो बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो बॉडी खुद अपने आप, बॉडी का इम्यून सिस्टम उस एंटीजन को किल करने के लिए कुछ प्रोटीन बनाती है जिनको हम एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी है, ये प्रोटीन्स हैं उस एंटीजन को किल करने के लिए, ताकि ये हमें बीमार होने से बचा सके। इन्हीं एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हैं, और शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट फॉर्म में इनको हम आईजी से डिनोट करते हैं। आईजी मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन। टोटल 5 टाइप की इम्यूनोग्लोब्यूलिन होती हैं बॉडी के अंदर। आईजी इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। इसको आप याद कर सकते हो गामड़े, देखो गामड़े, ठीक है, गामड़े, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ये पांचों टाइप की एंटीबॉडीज या पांचों टाइप की इम्यूनोग्लोब्यूलिन ये मिल के हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बनाने का काम करती है, हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन से। अभी आप कोरोना के बारे में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ सुना भी है ना। अभी एक नया टाइप का ट्रीटमेंट जो है वो अभी उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, दैट इज द प्लाज्मा थेरेपी। आपने सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है ना। व्हाट इज द प्लाज्मा थेरेपी? वहां पे इन्हीं का रोल है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स का। प्लाज्मा थेरेपी कुछ नहीं, सिंपल सी चीज है कि भैया जिसको इन्फेक्शन हो गया, जिसकी बॉडी में वायरस गया, मतलब उसकी बॉडी में एंटीजन गया, मैंने कहा ना जो बाहर से जाए वो हार्मफुल हो, तो एंटीजन उसकी बॉडी में गया। अब जब एंटीजन उसकी बॉडी में जाएगा तो उसका इम्यून सिस्टम भी तो उसको किल करने के लिए कोई ना कोई सेल तो बनाएगा। तो उस पर्सन के इम्यून सिस्टम ने उसको किल करने के लिए क्या बनाई? कुछ प्रोटीन्स, यानी कि एंटीबॉडीज। तो उस वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन गई उसके अंदर। ठीक है, वो तो ठीक हो गया। अब मान लो कोई दूसरा पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड है, अब आप उसको ठीक कैसे कर सकते हो? मान लो उसका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, उसके खुद के इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडी नहीं बन रही है, तो हम क्या करेंगे? जो पहले वाला पर्सन है, जो बीमार हुआ था, जो ठीक हो चुका है, उसके प्लाज्मा में अभी भी एंटीबॉडी है ना। एंटीबॉडी कहाँ है? ब्लड के प्लाज्मा में। प्लाज्मा में ही तो पढ़ रहे हैं अपन, यानी कि उसके ब्लड के प्लाज्मा में क्या है? एंटीबॉडी है। किसके अगेंस्ट? उस एंटीजन, उस वायरस के अगेंस्ट। इसीलिए उस पर्सन से जो ठीक हो चुका है, उसके ब्लड में से प्लाज्मा को निकालते हैं और उस प्लाज्मा को अब नए वाले पेशेंट को चढ़ा देते हैं, ताकि वो प्लाज्मा के साथ उसकी बॉडी में क्या चला जाए? एंटीबॉडी, उस वायरस को मारने के लिए। इसीलिए बोल रहे प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी मतलब ये, क्योंकि सारी की सारी एंटीबॉडी जहां होती है वो हमारे ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। ठीक, तो 5 टाइप की एंटीबॉडी, आप इनके बारे में डिटेल में जो है अगला जो चैप्टर आएगा आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि क्या क्या काम करती है आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। ठीक है, तो इस तरीके से 3 तरीके की ग्लोब्यूलिन, हम याद रखना ग्लोब्यूलिन। एक और टर्म आएगा भी आगे, ग्लोबिन। तो दोनों में डिफरेंस है, ग्लोबिन अलग है, ग्लोब्यूलिन अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जैसा कि मैं बोलूं हीमोग्लोबिन, तो वहां ग्लोबिन है, यहाँ ग्लोब्यूलिन है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज मत होना। तो ग्लोब्यूलिन 3 टाइप की, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन एंड द गामा ग्लोब्यूलिन which forms the antibody और द इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की जो है प्लाज्मा प्रोटीन, तीसरी टाइप की, वो है प्रोथ्रोम्बिन
एंड फोर्थ वन इज अ फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन दोनों ही 0.33% जो है वो हमारे ब्लड के प्लाज्मा में होती है, और ये दोनों ही जरूरी होती है फॉर द एसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ये दोनों ही एसेंशियल होती है किसके लिए? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ये बहुत जरूरी प्लाज्मा प्रोटीन है ब्लड को क्लॉट करवाने में। अगर आपको चोट लग जाती है तो कुछ देर के बाद ब्लड क्या कर जाता है? क्लॉट करता है। उस क्लॉटिंग के लिए ब्लड में ये दोनों प्रोटीन होना जरूरी है ब्लड के प्लाज्मा में, इनके बिना ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्लाज्मा के सारे कंपोनेंट के बारे में डिस्कशन किया कि प्लाज्मा में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है और वो क्या क्या काम करती है। तो ये प्लाज्मा जो है टोटल ओवरऑल हमारे ब्लड के अंदर कितना परसेंटेज होता है? 55%, जो कि ब्लड का मैट्रिक्स है, ब्लड का लिक्विड पार्ट है। अब इस लिक्विड पार्ट या इस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है ब्लड का सॉलिड पार्ट, यानी कि ब्लड की सेल्स। भाई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट वो इसी लिक्विड में तो तैर रही है ना। तो अब हम पढ़ेंगे ब्लड के सॉलिड पार्ट के बारे में, दैट इज द ब्लड कॉर्पसल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तीन तरीके के ब्लड कॉर्पसल्स हैं, हम जानते हैं बहुत आराम से कि तीन तरीके की सेल ब्लड में होती है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आरबीसी से, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इनका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट इनको कहते हैं। ठीक है, एरिथ्रोस सनराइज, सनराइज जब होता है उसका जैसा कलर होता है वैसा इसका सिंगल आरबीसी का कलर दिखता है, तो इसलिए एरिथ्रोसाइट कहा है इसको। एरिथ्रोस आया है सनराइज कलर से। ठीक है, तो जो सिंगल आरबीसी है वो पेल येलो कलर की दिखाई देती है, रेड कलर की नहीं दिखाई देती है, सनराइज कलर की दिखाई देती है। लेकिन जब बहुत सारी आरबीसी मिल जाती है तब हमें वो रेड कलर दिखता है ड्यू टू द पिगमेंट हीमोग्लोबिन। ठीक, इसका नाम रखा गया है एरिथ्रोसाइट आरबीसी का। एरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन, इरिथ्रोपोइसिस, मैंने आपको बताया था पोइसिस यानी कि फॉर्मेशन, ब्लड का फॉर्मेशन है तो हीमोपोइसिस, इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन या आरबीसी का फॉर्मेशन है तो इरिथ्रोपोइसिस। अब इरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी बनना, कहाँ बनती है? जहां जिन ऑर्गन में आरबीसी बनती है उन ऑर्गन को कहा जाता है इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स। इरिथ्रोपोइटिक मतलब इरिथ्रोपोइसिस करने वाले ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन जहां पे इरिथ्रोपोइसिस होती है, जहां पे इरिथ्रोसाइट बनती है। कहां का बनती है? मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इस बॉक्स के अंदर एक सीक्वेंस लिखा है कि जब हमारा फॉर्मेशन होता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है और फिर हमारा डेवलपमेंट होता है, तो किस किस तरीके से कहाँ कहाँ आरबीसी बनना स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले यॉर्क सैक में आरबीसी बनती है, फिर कुछ टाइम के बाद प्लेसेंटा में आरबीसी बनना स्टार्ट होती है, कुछ टाइम के बाद जो एम्ब्रियो बना है उसका लिवर डेवलप हो जाता है तो लिवर में आरबीसी बनेगी, फिर उस एम्ब्रियो के अंदर स्प्लीन में आरबीसी बनती है और धीरे धीरे वो फीटस और ज्यादा डेवलप करता है तो अब उसके थाइमस में बनेगी, और फाइनली जब लॉन्ग बोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो अब बोन मैरो के अंदर आरबीसी बनना स्टार्ट हो जाती है और फिर लाइफ टाइम तक बोन मैरो के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता रहता है। याद करो, बोन के अंदर पढ़ाया था मैंने, रेड बोन मैरो, वहाँ पे पढ़ा था ना कि ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक सीक्वेंस लिखिए कि कहाँ कहाँ आरबीसी बनती है, सारे के सारे इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स हैं। ठीक, सबसे पहले यहाँ बनती है और सबसे लास्ट में यहाँ बनती है और हमेशा यहीं बनती रहती है। फिर एक हार्मोन होता है बॉडी के अंदर जो इस आरबीसी के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। वो हार्मोन जो है वो जरूरी होता है, आरबीसी बनने का मैसेज देता है। वो बार बार ये मैसेज देता है कि भाई आरबीसी बनाओ, ये बोन मैरो ये क्या बना रही है? आरबीसी बना रही है। तो बार बार वो हार्मोन यहाँ जाता है तो मैसेज देता है कि भाई आरबीसी कम हो गई और बनाओ। जैसे आरबीसी कम होती है हार्मोन जाएगा, मैसेज देगा कि आरबीसी और बनाओ। उस हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। देखो तीन टर्म आए, इरिथ्रोपोइसिस आरबीसी बनना, कहाँ बनती है? इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन में। कैसे बनती है? बाय द इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। तो ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? किडनी से। किडनी से ये सीक्रेट होता है, ब्लड में आता है और लगातार ये बोन मैरो पे जाता है। जब भी आरबीसी कम होती है बोन मैरो को मैसेज देता है कि आप आरबीसी का नंबर बढ़ाइए। नेक्स्ट मैंने दो टर्म लिखे हैं, हेमाटोक्रिट वैल्यू एचवी और पैक्ड सेल वॉल्यूम पीसीवी। क्या होता है? हमारे ब्लड में टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी है? हमारे ब्लड में टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी है, मतलब टोटल आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट कितनी है। तो जो भी टोटल नंबर है दैट इज पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। भाई मैं ये बोलूं कि 1 लीटर ब्लड है, उस 1 लीटर ब्लड में 550 ml तो क्या हो गया? प्लाज्मा, वो तो खत्म हो गया। अब बचा 450 ml। ये 450 क्या है? मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सेल है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल यानी कि हमारा पीसीवी कितना हो गया? 450 मान लिया हमने, तो ये तो पीसीवी है। अब एचवी क्या है? हेमाटोक्रिट वैल्यू। उन टोटल नंबर ऑफ सेल में केवल आरबीसी का नंबर कितना है?
तो अगर मैं ये बोलूं कि 450 जो है वो टोटल नंबर ऑफ सेल है, लेकिन इन 450 में से 420 केवल आरबीसी है, तो वो एचवी हो जाएगा। नहीं समझ में आई? एक क्लास में स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर एक क्लास के अंदर बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, ठीक है, और बूढ़े लोग भी हैं, तीनों स्टूडेंट हैं एक क्लास के अंदर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर मैं बोलूँ कि इस क्लास के अंदर भाई 100 स्टूडेंट बैठे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100, यानी कि पीसी भी हो गया 100। लेकिन इनमें से मैं पूछूं कि बॉयज, यंग बॉयज कितने हैं, और उन यंग बॉयज का नंबर 100 में से आ रहा है 95 आर द यंग बॉयज, यानी कि 95 आरबीसी हुआ, तो वो एचवी है। बात समझ में आई? उसी तरीके से हमारे ब्लड में जितनी भी सेल होती है, तो टोटल तीनों सेल को मिला के पीसीवी, उन तीनों में से केवल आरबीसी का नंबर अगर निकालोगे तो वो एचवी। अब आप यहाँ पे एक रेशियो पे ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है एचवी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द पीसीवी। एचवी, आरबीसी का नंबर ऑलमोस्ट टोटल सेल के नंबर के बराबर होता है। मैंने कहा ना कि अगर 100 स्टूडेंट हैं, उन 100 में जो टोटल स्टूडेंट हो गए, उसमें बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं और बूढ़े लोग भी हैं, तीनों टोटल। आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी, प्लेटलेट भी 100। लेकिन इनमें से मैंने पूछा केवल यंग बॉयज, केवल आरबीसी कितनी है, तो इन 100 में से मैं बोल रहा हूँ कि भैया 97 जो है वो केवल आरबीसी है, तो 97 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द 100 हो गया ना। बस यही बात है कि जितनी भी हमारी बॉडी में सेल हैं, हमारे ब्लड में, मैं बोल रहा हूँ कि 400 क्या है टोटल सेल है, लेकिन इस 400 में से 390 केवल आरबीसी है, तो 390 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द 400 हो गया, इसीलिए पीसीवी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द हीमेटोक्रिट वैल्यू या एचवी। ठीक है, थोड़ा अपन आरबीसी पढ़ रहे हैं। आरबीसी में हमने एचसीवी, पीसीवी देख लिया, आरबीसी का नाम क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब आरबीसी की और क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। आरबीसी की शेप की बात करते हैं कि आरबीसी का शेप कैसा दिखता है। अगर मैमल्स हैं तो मैमल्स के अंदर आरबीसी जो है हमेशा हमें बाई कॉनकेव दिखती है, ठीक है, ये हमेशा सर्कुलर और ई न्यूक्लिएटेड होती है। मैमल्स के अंदर आरबीसी का शेप जो है वो बाई कॉनकेव रहता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। भाई बाई कॉनकेव का मतलब आपको समझ लो डंबल्स जैसा, अगर आपने डंबल्स देखे हो तो ये इस तरीके का शेप है, डंबल्स जैसा, ठीक है। तो ये बाई कॉनकेव शेप है, मतलब बीच में से कंप्रेस्ड है, लेकिन बाकी पेरीफेरी से क्या है वो एलिवेटेड पार्ट है, ठीक है। अगर आपने पॉपिंस खाई हो, एल्पेनलीबे खाई हो, देखना बीच में से दबी हुई है, बाकी किनारों से कैसी होती है वो एलिवेटेड, बाई कॉनकेव शेप का होता है। उसके अलावा सर्कुलर और ई न्यूक्लिएटेड होती है, कौन, मैमल्स की आरबीसी। हम एक मैच्योर आरबीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बाई कॉनकेव होने का रीजन क्या है, बाई कॉनकेव और सर्कुलर होने का रीजन सरफेस एरिया बढ़ाना, ठीक है। और ई न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, मैच्योर आरबीसी की बात कर रहा हूं। इन तीनों का रीजन क्या है? आरबीसी की मेन जो इंपॉर्टेंट जरूरत है बॉडी में वो होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन का इनकॉर्पोरेट होना। आरबीसी के अंदर जो सबसे ज्यादा अमाउंट में जो चीज होती है, जो कंपोनेंट होता है, वो कौन होता है, हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन की जरूरत है बॉडी को, क्यों? क्योंकि यही हीमोग्लोबिन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करवाएगा एक जगह से दूसरी जगह तक। तो आरबीसी में जो पिगमेंट होता है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा नंबर में एक आरबीसी के अंदर आ सके, इसी वजह से आरबीसी का सरफेस एरिया बढ़ाया गया। तो आरबीसी बन गई कैसी, बाइकॉनकेव और सर्कुलर। और जब आरबीसी मैच्योर हो जाती है, ठीक, जैसे अपनी बात करते हैं कि आरबीसी बनना स्टार्ट हुई, किसी के अंदर अभी नई नई आरबीसी बनना स्टार्ट हुई, जब आरबीसी बनना स्टार्ट होती है तो आरबीसी की साइज बहुत बड़ी होती है। एक सेल है लेकिन साइज क्या है, बहुत बड़ी है, ठीक। इस आरबीसी की बड़ी साइज की सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, सेल ऑर्गेनेल भी होता है, मतलब सब कुछ होता है जो एक सिंपल सेल में होता है, लेकिन इन सब की तो जरूरत ही नहीं है। आरबीसी मैच्योर होना स्टार्ट करती है, धीरे धीरे जैसे जैसे आरबीसी मैच्योर होती है, साइज जो है वो छोटी होती जाती है, और इसके अंदर से न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल सब कुछ डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, निकल जाता है। क्यों? क्योंकि अब इसमें हीमोग्लोबिन भरना स्टार्ट हो गया है, वही तो जरूरत है आरबीसी को। तो जब आरबीसी नई नई बनी है, पहली बार मान लो बोन मैरो में पहली बार पहली आरबीसी बनी, तो वही मैच्योर आरबीसी है, ठीक है। अब वही मैच्योर है, उसमें एक वो सिंपल एक सेल है, उसमें जो है न्यूक्लियस भी है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, उसमें सारे सेल ऑर्गेनेल भी है। जैसे जैसे आरबीसी मैच्योर होती है, आरबीसी की साइज एक तो छोटी होना स्टार्ट होती है। साइज क्यों छोटी होती है भाई? आरबीसी को अल्टीमेटली जाना कहाँ है, ब्लड के अंदर। आप समझिए आरबीसी बन कहाँ रही है, बोन के अंदर। ये बोन है, ये हमारी बोन मैरो,
आरबीसी यहीं तो बनेगी, लेकिन आरबीसी को यहाँ से बनने के बाद जाना कहाँ है, ब्लड वेसल में तो जाना है, ये ब्लड वेसल है, इसी के अंदर इंटर करना। अब आप सोचिए ब्लड वेसल जो है इसका डायमीटर होता है इसका डायमीटर होता है 5 माइक्रोन। ये डायमीटर है किसका, आरबीसी का, ब्लड वेसल का। ब्लड वेसल जो है ये पाइप, इसका डायमीटर कितना है, 5 माइक्रोन। आरबीसी जब बनना स्टार्ट होती है तो इसका साइज बहुत बड़ा होता है, 20 माइक्रोन के आसपास, और उसमें अभी कोई हीमोग्लोबिन नहीं है, तो वो हमारे काम की नहीं है। आरबीसी मैच्योर होना स्टार्ट होती है, साइज छोटी होना स्टार्ट होती है, 20 से वो 18 माइक्रोन पे आता है, 15 माइक्रोन पे आता है और छोटा होता जाता है। जैसे जैसे आरबीसी छोटी हो रही है, एक तो साइज छोटी हो रही है, दूसरा उसके अंदर हीमोग्लोबिन बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो ज्यादा हीमोग्लोबिन आ सके इसके लिए क्या होता है, आरबीसी में से कौन कौन निकल जाता है, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स, सब कुछ निकल जाता है, ताकि केवल और केवल हीमोग्लोबिन की जगह बची रहे। और फाइनली एक मैच्योर आरबीसी जो है वो बन जाती है, इसकी साइज रहती है 7.5 माइक्रोन। ये मैच्योर आरबीसी की साइज है। तो ई न्यूक्लिएटेड क्यों हुई, ताकि इसमें ज्यादा हीमोग्लोबिन आ सके, ठीक है। तो आरबीसी जब मैच्योर आरबीसी होती है उसके अंदर ना तो कोई सेल ऑर्गेनेल होता है, ना उसके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, ना उसके अंदर कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कुछ नहीं, सब निकल चुका है मैच्योर आरबीसी में। क्यों, हीमोग्लोबिन को लाने के लिए। मैच्योर आरबीसी की साइज कितनी है, 7.5 माइक्रोन। बात समझ में आ गई। तो मैमल्स अगर है तो इसका शेप कैसा रहेगा, बाइकॉनकेव, सर्कुलर और ई न्यूक्लिएटेड। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, कैमल और लामा, ये दोनों मैमल्स हैं, लेकिन इन दोनों की आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, इनके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, बाकी किसी मैमल के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। नॉन मैमल्स, अगर मैमल के अलावा जो दूसरे एनिमल्स हैं उनकी आरबीसी का शेप देखोगे तो उनके आरबीसी में बाइकॉन्वेक्स शेप होता है, ओवल शेप होता है, न्यूक्लिएटेड होती है, उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, क्योंकि उनके अंदर इतने ज्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन नहीं करवाना है, तो ज्यादा हीमोग्लोबिन नहीं चाहिए, इसीलिए उनके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, उनका शेप भी बाइकॉन्वेक्स होता है। तो आपको याद रखना है मैमल्स के अंदर बाइकॉनकेव, सर्कुलर और ई न्यूक्लिएटेड। एक्सेप्शन कौन है, कैमल और लामा। दूसरा पॉइंट, मैंने अभी आपको बताया कि जब आरबीसी मैच्योर होती है तो आरबीसी, मैच्योर आरबीसी में से सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस सब कुछ गायब, नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। अब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एक मैच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, चला गया, निकल गया। अब हम जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर जब रेस्पिरेशन होता है तो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन जब होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि क्रेब्स साइकिल आपने पढ़ ली होगी पिछली क्लासेस में, अगर नहीं पढ़ी तो आगे आएगा चैप्टर के अंदर। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि क्रेब्स साइकिल, ये हमारी सेल के अंदर, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है, सेल के अंदर, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। कौन, क्रेब्स साइकिल, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब अगर मैच्योर आरबीसी है तो इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, निकल चुका है। इसका मतलब मैच्योर आरबीसी के अंदर कभी भी एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, मैच्योर आरबीसी में कभी भी क्रेब्स साइकिल नहीं होगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है। तो क्या होगा, केवल और केवल उसके अंदर, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस होगा, जिसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। आपने पहले प्लांट रेस्पिरेशन में पढ़े होंगे ये सब चीजें, नहीं पढ़ी तो आगे प्लांट रेस्पिरेशन जब आप पढ़ोगे तब आएगा, वहां पे ग्लाइकोलिसिस आएगा, क्रेब्स साइकिल आएगा। ग्लाइकोलिसिस हमेशा सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और क्रेब्स साइकिल हमेशा सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लाइकोलिसिस के लिए ऑक्सीजन नहीं होगा तब भी चलेगा, ऑक्सीजन का होना जरूरी नहीं है। यानी कि एक मैच्योर आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसका मतलब इसके पास कभी भी क्रेब्स साइकिल, इसका मतलब इसके पास कभी भी एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, केवल और केवल एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, यानी कि केवल और केवल ग्लाइकोलिसिस होगा जो कि इसके साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक, दूसरी बात, इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का किसी भी सेल में काम क्या होता है, वो सेल के एंडोस्केलेटन को बनाने का काम करता है, इंटरनल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है सेल के। अब आरबीसी के अंदर जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही नहीं है तो अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को मेंटेन कौन रखेगा, इसका एंडोस्केलेटन कौन बनाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे अलग से एक प्रोटीन होती है, नाम है स्ट्रोमेटिन प्रोटीन, लिखा है मैंने ये स्ट्रोमेटिन प्रोटीन। ये एक अलग से प्रोटीन आरबीसी में होती है जो आरबीसी के एंडोस्केलेटन को मेंटेन करती है, यानी कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह काम करती है। कौन, स्ट्रोमेटिन प्रोटीन, ईआर नहीं है यहाँ पे, तो आरबीसी का एंडोस्केलेटन कौन बनाएगा, स्ट्रोमेटिन प्रोटीन। अब ये स्ट्रोमेटिन प्रोटीन करती क्या, बहुत अच्छा सा काम करती, देखिए समझिए। मैच्योर आरबीसी की साइज 7.5 माइक्रोन,
ब्लड वेसल का डायमीटर 5 माइक्रोन, दरवाजा छोटा है, आरबीसी की साइज अभी भी बड़ी है। अब आरबीसी दरवाजे के अंदर कैसे जाए? भाई आप समझो एक दरवाजा लगा हुआ है रूम के अंदर, एक मोटा आदमी है, दरवाजे से भी मोटा है। अब अगर वो सीधा सीधा आएगा तो दरवाजा तो छोटा है तो टकरा जाएगा। तो करता क्या है, वो उस रूम के अंदर जाने के लिए उसको ऐसा टेढ़ा होना और टेढ़ा होकर अंदर आ जाता है। बस सेम काम स्ट्रोमेटिन का है। इस आरबीसी को, जो नई आरबीसी बनती है, आरबीसी की साइज बड़ी है तो इसको स्क्वीज कर देती है। कौन? स्ट्रोमेटिन प्रोटीन ऐसे मुड़ा देती है, स्क्वीज। और स्क्वीज करते ही आरबीसी जो है टेढ़ी होते ही कहाँ जाती है? स्क्वीज करते ही अंदर। स्क्वीज करके इसको ब्लड वेसल के अंदर एंटर करवा दिया जाता है, फिर अंदर आके वापस सीधी हो जाती है। तो ये काम होता है स्ट्रोमेटिन का। ठीक, अगली बात, आरबीसी की मेम्ब्रेन जो है उसको हम डोनन्स मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, आरबीसी की मेम्ब्रेन का नाम है डोनन्स मेम्ब्रेन। डोनन्स साइंटिस्ट का नाम है। साइंटिस्ट ने एक प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करी थी आरबीसी की, और उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसने उसकी मेम्ब्रेन को बोल दिया डोनन्स मेम्ब्रेन। ठीक है, आरबीसी की मेम्ब्रेन डोनन्स मेम्ब्रेन है। आरबीसी की मेम्ब्रेन क्या है? डोनन्स मेम्ब्रेन है। ठीक, तो डोनन्स मेम्ब्रेन क्यों है? क्योंकि डोनन्स नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसकी एक प्रॉपर्टी को पता लगाया था, इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में बताया, इसीलिए इसका डोनन्स मेम्ब्रेन का क्या है वो प्रॉपर्टी समझिए। आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, मान लेते हैं ये आरबीसी है। ठीक, ये आरबीसी है मान लेते हैं। तो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, इट इज परमिएबल फॉर एनायंस। परमिएबल फॉर क्या है? एनायंस। मतलब कोई भी Cl माइनस आयन चाहे तो बाहर से इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ जाएगा, कोई भी HCO3 माइनस चाहे तो यहाँ से इसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर चला जाएगा। मतलब कोई भी नेगेटिव चार्ज है वो अंदर भी आ सकता है, बाहर भी जा सकता है मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। लेकिन कोई भी कैटायंस ना तो कभी अंदर, मान लो Na+ है बाहर, तो ना तो ये कभी अंदर आ सकता है, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, ना कभी कोई K+ यहाँ से बाहर जा सकता है। मतलब कोई कैटायंस ना तो आ सकता है ना जा सकता है, लेकिन एनायन आ भी सकता है जा भी सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज द डोनन्स मेम्ब्रेन। और ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये काम आएगी जब आप ह्यूमन रेस्पिरेशन के अंदर CO2 का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। तो CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी कि Cl- अंदर आ रहा है, SCO3- बाहर जा रहा है। तो राइट शिफ्ट या हैमबर्गर शिफ्ट है ना, प्लाज्मा से आरबीसी, आरबीसी से प्लाज्मा, तो डोनर्स मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। आरबीसी की साइज की बात करें तो आरबीसी की साइज क्या क्या होती है? ह्यूमन के अंदर आरबीसी की साइज होती है 7.5 माइक्रोन, मैच्योर आरबीसी की बात कर रहा हूं, अभी बताया मैंने आपको। उसी तरीके से रैबिट के अंदर 6.9 माइक्रोन है, फ्रॉग के अंदर 35 माइक्रोन है। डाटा है, आपको याद रखना है। ठीक है, लार्जेस्ट आरबीसी किसमें होती है? सबसे बड़ी साइज की आरबीसी होती है एम्फीयूमा। ये एक तरीके का एम्फीबियन है। ठीक है, एम्फीयूमा एक एम्फीबियन है जिसकी आरबीसी की साइज होती है 65 से लगा के 70 माइक्रोन, सबसे बड़ी आरबीसी। ठीक है, सबसे छोटी आरबीसी ओवरऑल जो होती है वो होती है मस्क डियर, एक मैमल है ये मस्क डियर, इसकी आरबीसी होती है 2 to 3 माइक्रोन, सबसे छोटी आरबीसी। इस तरीके से आरबीसी की साइज है, डाटा आपको याद रखना है। उसके बाद चेंज इन साइज। अब हमने बोला कि साइज भैया ह्यूमन की बात कर लेते हैं, ह्यूमन के अंदर 7.5 माइक्रोन की साइज है मान लेते हैं, लेकिन अगर ये साइज चेंज हो जाए, छोटी हो जाए या बड़ी हो जाए, आरबीसी की साइज चेंज हो जाए, है ना, अगर ये साइज चेंज हो रही है तो हम इसको बोलेंगे एनआइसोसाइटोसिस। इस प्रोसेस का नाम है एनआइसोसाइटोसिस। आरबीसी की साइज का चेंज हो जाना, अगर आरबीसी की साइज चेंज हो रही है मतलब वो है एनआइसोसाइटोसिस। उसी तरीके से चेंज इन द शेप, हमने पढ़ा शेप होता है भैया कि बाइकॉन्केव होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए, न्यूक्लिएटेड होना चाहिए। लेकिन अगर ये बाइकॉन्केव की जगह कोई दूसरा शेप बन गया, मैमल्स की आरबीसी की बात कर रहा हूँ, तो चेंज इन शेप को कहते हैं पॉइकिलोसाइटोसिस। टर्मिनोलॉजीज हैं, आपको टर्म याद होने चाहिए। अगर कोई एनआइसोसाइटोसिस बोल रहा मतलब आप समझिए कि उसकी साइज जो है चेंज हो चुकी है, या तो आरबीसी छोटी हो गई या आरबीसी बड़ी हो गई। अगर हम बोल रहा हूँ कि शेप चेंज हो गया तो वो हो गया पॉइकिलोसाइटोसिस। मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा के अंदर यूरिया होता है, प्लाज्मा के अंदर यूरिया होता है, उसका नॉर्मल जो है कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है 17 से 30 मिलीग्राम। ठीक, लेकिन अगर मोर देन 40 मिलीग्राम हो जाए यूरिया, तो मैंने कहा था कि आरबीसी इरेगुलर शेप की हो जाती है, बर्ड शेप की हो जाती है, और उस प्रॉपर्टी का नाम था यूरीमिया, उस डिजीज का नाम था यूरीमिया। तो यूरीमिया भी एक तरीके का पॉइकिलोसाइटोसिस है, क्योंकि वहां पे भी तो शेप चेंज हुआ है। यूरीमिया इज ऑल्सो काइंड ऑफ पॉइकिलोसाइटोसिस, किसी भी वजह से शेप चेंज हो जाए, पॉइकिलोसाइटोसिस। नंबर की बात कर लेते हैं, आरबीसी का नंबर कितना होता है बॉडी के अंदर। तो अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन के अंदर मेल
मेल के अंदर आरबीसी का नंबर होता है 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड। ठीक है, ब्लड का एक छोटा सा सैंपल लिया पर मिलीमीटर क्यूब, 1 mm क्यूब ब्लड लिया, उस 1 mm क्यूब ब्लड में अगर आप देखोगे तो 5.5 मिलियन आरबीसी है, मतलब ब्लड में बहुत सारी आरबीसी है। ठीक है, फीमेल के अंदर थोड़ा सा कम रहता है, 4.5 मिलियन पर mm क्यूब। इन्फेंट बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर होता है 6.8 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड। उनके अंदर आरबीसी पर mm क्यूब ज्यादा होती है, क्योंकि वो डेवलपिंग फेज में, सेल्फ डिवाइडिंग फेज में होती है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए बहुत ज्यादा आरबीसी, बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन। रैबिट के अंदर 7 मिलियन है और फ्रॉग के अंदर 0.4 मिलियन पर mm क्यूब ब्लड है। ठीक है, बाकी अदर आपको याद रहे ना रहे, कम से कम ह्यूमन के बारे में आपको सारे डाटा याद रखना है। लाइफ स्पैन की बात कर रहे हैं तो लाइफ स्पैन एडल्ट ह्यूमन के अंदर आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी अगर एक बार बन के आई है तो ब्लड में 120 डेज तक वो सर्वाइव करती है। उसी तरीके से इन्फेंट्स के अंदर जो है 100 डेज उसका लाइफ स्पैन, रैबिट 80 डेज, फ्रॉग के अंदर 100 डेज। ठीक है, दूसरी बात, और क्या क्या प्रॉपर्टी है आरबीसी की? आरबीसी की सरफेस पे कुछ एंटीजेंस मिलेंगे आपको जो कि हमारी बॉडी का ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। ठीक है, मान लो ये आरबीसी है, इस आरबीसी की अगर अपन सरफेस देखेंगे तो इसकी सरफेस पे कुछ ऐसे एंटीजेंस मिलते हैं और ये एंटीजन हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। मतलब इन एंटीजन के बेसिस पे ब्लड ग्रुप को डिसाइड किया गया, जिसकी आरबीसी पे, जिसके ब्लड में आरबीसी के ऊपर जैसा एंटीजन वैसा उसका ब्लड ग्रुप डिसाइड किया गया। बाकी अपन पढ़ेंगे इसके बारे में ब्लड ग्रुप में। वैसे एक और एंटीजन यहाँ पे होता है जिसको अपन RH एंटीजन कहते हैं, ये भी ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्लड ग्रुप कौन सा है एंटीजन डिसाइड करेगा, लेकिन पॉजिटिव है नेगेटिव है वो RH एंटीजन डिसाइड करेगा, अपन पढ़ेंगे आगे। तो ये भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आरबीसी की सरफेस के ऊपर। ठीक है, आगे एक और कंडीशन लिखी मैंने, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी। मैंने कहा कि नंबर होता है भैया कि 5.5 मिलियन होता है मान लो मेल में, लेकिन अगर ये आरबीसी का नंबर बढ़ गया, आरबीसी बहुत ज्यादा हो गई है बॉडी में, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? पॉलीसाइथीमिया कंडीशन है। पॉलीसाइथीमिया क्या है? आरबीसी का नंबर बढ़ जाना। किसी भी वजह से आरबीसी का नंबर अगर बॉडी में बढ़ जाए तो वो कंडीशन है पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, दूसरा, आप हिल स्टेशन चले जाओ कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम का मतलब ये नहीं 2 घंटे के लिए, ठीक है, कुछ दिन कुछ महीने अगर वहाँ रहते हो, आपकी बॉडी में आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि हाइट पे जैसे जैसे जाते हैं वहाँ पे प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? कम होता है एयर का, ऑक्सीजन का। प्रेशर कम होने की वजह से वो प्रॉपरली हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पा रही है, तो हमारा हीमोग्लोबिन बॉडी को पूरी ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा है, तो बॉडी क्या करती है? अपने आप आरबीसी का, हीमोग्लोबिन का नंबर बढ़ा देती है ताकि ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड कर पाए और प्रॉपर अमाउंट में हमें ऑक्सीजन मिले। तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? आरबीसी का नंबर बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन वापस जब नीचे आओगे तो वो कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी। ठीक, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी, अगर आरबीसी का नंबर बॉडी में कम हो जाए किसी भी वजह से, वो एनीमिया है। अपन बोलते हैं ना एनीमिक कंडीशन, एनीमिया। एनीमिया हो जाने का मतलब ब्लड लॉस, ब्लड की कमी हो जाना। और बेसिकली ब्लड की कमी जब अपन बोलते हैं तो अपन आरबीसी की कमी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर जो इंपॉर्टेंट सबसे मेन जो कंपोनेंट है वो आरबीसी है। सबसे ज्यादा नंबर पे कौन है? आरबीसी है। तो अपन जब भी बोलते हैं कि ब्लड की कमी हो गई उसको एनीमिया हो गया। ब्लड की कमी का मतलब सेंस होता है यहाँ पे डायरेक्ट आरबीसी, लैक ऑफ आरबीसी, आरबीसी की कमी हो जाना, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, उसको कहते हैं अपन एनीमिया। तो अभी टाइप्स ऑफ एनीमिया देखते हैं। एनीमिया क्या है? डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी। अब आरबीसी की कमी होने की वजह से किस किस की वजह से, तो एक तो बॉडी में आरबीसी कम हो रहा है, किस किस वजह से आरबीसी की कमी हो रही है बॉडी में, और उसकी बेसिस पे कितने टाइप के हम एनीमियास पढ़ते हैं। ठीक है, एक पॉइंट मैंने लिखा है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, ब्रैकेट में जो डब्बे में लिखा है, बॉक्स में लिखा है कि हमारी आरबीसी की मैच्योरेशन के लिए विटामिन B12 और आयरन बहुत जरूरी है। आरबीसी का प्रॉपर शेप मेंटेन रखने के लिए विटामिन B12 और आयरन बहुत जरूरी है, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनीमिया पे जाने से पहले मैं आपको यह समझाता हूँ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी बनती कैसे, क्या क्या प्रोसेस है, उसके बाद मैं आपको टाइप्स ऑफ एनीमिया पे ले चलता हूँ। देखिए, मैंने कहा था आरबीसी का बनती है हमारे रेड बोन मैरो में, तो रेड बोन मैरो है हमारी लॉन्ग बोन्स में होता है। इस रेड बोन मैरो में टिश्यू भरा हुआ होता है जिसका नाम है माइलॉइड टिश्यू। टिश्यू का नाम है माइलॉइड टिश्यू। इस अब टिश्यू है तो यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी, बहुत सारे टाइप की, अलग अलग टाइप की यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं। उसमें एक सेल है जिसका नाम है माइलोब्लास्ट सेल। माइलोब्लास्ट, देखो ब्लास्ट आया मतलब इमेच्योर है। ये माइलोब्लास्ट सेल डिवाइड करती है और नई सेल बनाती है प्री इरिथ्रोब्लास्ट सेल। प्री इरिथ्रोब्लास्ट सेल, ठीक है। तो यहां जब ये प्री इरिथ्रोब्लास्ट बनी, साइज बहुत बड़ी है, लगभग 17-18 माइक्रोन, नॉर्मल सेल है बिल्कुल, ठीक है।
प्री इरिथ्रोब्लास्ट से बनेगी इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स, साइज थोड़ी और छोटी होगी, 17 से 14 माइक्रोन हो गई इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स। ये एक नॉर्मल सेल है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट है और हीमोग्लोबिन अभी यहाँ पे एब्सेंट है, साइज बड़ी है। ये इरिथ्रोब्लास्ट फर्दर बाद में और मैच्योर हो रही है और कन्वर्ट हो रही है नॉर्मोसाइट के अंदर। नॉर्मोसाइट बनते ही हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस यहाँ पे स्टार्ट हो गया सेल में, साइज और छोटी हो जाएगी। नॉर्मोसाइट बाद में कन्वर्ट होती है रेटिकुलोसाइट के अंदर। रेटिकुलोसाइट बनते ही क्या होता है, ये इमेच्योर आरबीसी कह सकते हो आप। रेटिकुलोसाइट बनते ही यहाँ पे न्यूक्लियस गायब, खत्म, सेल ऑर्गेनेल गायब, हीमोग्लोबिन आ गया इसमें, ठीक है। मतलब आरबीसी की जो जरूरत होती है भाई उसमें सेल ऑर्गेनेल नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियस नहीं होना चाहिए, हीमोग्लोबिन वो सब आ चुका है, बट साइज अभी भी बड़ी है रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट इज द इमेच्योर आरबीसी। इसको मैच्योर आरबीसी यानी कि इरिथ्रोसाइट बनाने के लिए विटामिन बी12 और आयरन की जरूरत पड़ेगी। विटामिन बी12 और आयरन जो है ये दोनों इसकी साइज को मेंटेन करवाते हैं और प्रॉपर इसको 7.5 माइक्रोन पे मेंटेन रखते हैं, विटामिन बी12 एंड द आयरन। अब ये बनेगी क्या, एक मैच्योर आरबीसी जिसका नाम है एरिथ्रोसाइट। तो बड़ी साइज से सेल छोटी होती जा रही है, उसमें न्यूक्लियस हीमोग्लोबिन गायब होते जा रहे हैं, हीमोग्लोबिन आता जा रहा है। ये प्रोसेस हो रहा है रेड बोन मैरो में। जब एक मैच्योर आरबीसी बन गई एरिथ्रोसाइट, अब ये रेड बोन मैरो से कहाँ भेज दी जाएगी, ब्लड में भेज दी जाएगी, ठीक है। रेड बोन मैरो से आरबीसी निकल के जाती है ब्लड में, जितनी जरूरत है उतनी तो ब्लड में भेज दी। जो एक्स्ट्रा आरबीसी बनी है वो एक्स्ट्रा आरबीसी भेज दी जाती है स्प्लीन के पास। एक्स्ट्रा आरबीसी, भाई हम बोल रहे हैं कि ये हमारी बोन मैरो है, ये बोन मैरो, यहाँ पे क्या बन रही है, आरबीसी बन रही है। तो आरबीसी बहुत सारी बनी, जरूरत थी उतनी तो भेज दी ब्लड में, बची हुई कहाँ भेजी जाएगी, स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन क्या है, हमारा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है ये स्प्लीन, ठीक है। ये स्प्लीन को हम, यहाँ पे लिम्फोसाइट सेल स्टोर रहती है। दूसरा, इस स्प्लीन को हम ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ रेड बोन मैरो में जो एक्स्ट्रा आरबीसी बनी है, इन एक्स्ट्रा आरबीसी को भेजा जाएगा स्प्लीन के पास। ये स्प्लीन क्या करता है, इन आरबीसी को यहाँ पे स्टोर करके रखता है, इसीलिए ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहते हैं, ठीक। दूसरा, इसी को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। ब्लड के अंदर जो आरबीसी है 120 डेज के बाद क्या हो जाएगी, डेड हो जाती है। वो डेड आरबीसी आती है कहाँ पे, इस स्प्लीन के पास। स्प्लीन उन डेड आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि कब्रिस्तान है आरबीसी का, इसीलिए इसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। मतलब ये नई आरबीसी को स्टोर भी करके रख रहा है और डेड आरबीसी को डिस्ट्रॉय भी कर रहा है, इसीलिए स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड और ब्लड बैंक भी बोलते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। ये बात समझ में आई। अगली बात, मैंने यहाँ लिखा एक पॉइंट, स्मॉल डिसइंटीग्रेटेड बिट्स ऑफ द आरबीसी। आरबीसी के छोटे छोटे से अगर टुकड़े कर दिए जाएं, उन छोटे छोटे से टुकड़ों को कहा जाता है हीमोकोनिया, ठीक है, हीमोकोनिया, छोटे छोटे टुकड़े। और दूसरी बात, भाई ब्लड फ्लो कर रहा है बहुत स्पीड से बॉडी में, लेकिन ब्लड की अगर स्पीड कम हो जाए, ब्लड धीरे धीरे मूव करे, तो आरबीसी भी तो धीरे धीरे चलेगी। आरबीसी जब धीरे धीरे चलती है तो आरबीसी जो है वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज होना स्टार्ट हो जाती है, चिपकना स्टार्ट हो जाती है, ऐसे जैसे एक के ऊपर एक आपने कॉइन्स रखे हो, पाइल्स ऑफ द कॉइन्स, ठीक है, एक के ऊपर एक। ये जो स्ट्रक्चर बनता है आरबीसी का, इसको हम कहते हैं राउलेक्स, नॉट रोलेक्स, इट इज अ राउलेक्स, ठीक है। जब आरबीसी बहुत स्लो मूविंग आरबीसी है, वो एक दूसरे के ऊपर चिपक गई, तो उसकी वजह से एक बिल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर बना, आरबीसी इकट्ठी हो गई, उसका नाम रखा हमने क्या, राउलेक्स, क्लियर। तो ये बात हो गई आरबीसी की प्रॉपर्टी की। अब आते हैं एनीमिया पे। मैंने आपको इसलिए बोला था कि याद रखना विटामिन बी12 और आयरन जो है वो एसेंशियल होते हैं फॉर द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, रेटिकुलोसाइट को एरिथ्रोसाइट बनाने के लिए विटामिन बी12 और आयरन चाहिए, ठीक। अब अपन चलते हैं टाइप्स ऑफ एनीमिया पे, आरबीसी की कमी किस किस वजह से हो रही है। पहला एनीमिया का टाइप है मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। समझिए इसमें क्या है, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, मतलब आरबीसी की साइज बड़ी रह गई, आरबीसी की साइज मैक्रोसाइटिक, आरबीसी कैसी हो गई, बड़ी, लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन अभी भी नॉर्मली था, हीमोग्लोबिन का कंटेंट नॉर्मल था, लेकिन आरबीसी की साइज कैसी है, बड़ी। अब आरबीसी की साइज रह गई बड़ी, किसकी वजह से, लैक ऑफ द विटामिन बी12। बी12 की कमी, अगर आपके खाने में बी12 नहीं मिल रहा है, आपकी बॉडी को बी12 नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, बी12 क्या करता है, आरबीसी की साइज को बड़ी से छोटी करवाता है, मेंटेन करवाता है। अब बी12 ही नहीं है तो आरबीसी की साइज तो बड़ी की बड़ी रहेगी, ठीक है, साइज बड़ी रह गई।
जितना हीमोग्लोबिन आना था वो तो आ गया, लेकिन साइज छोटी नहीं हो पाई, बड़ी रह गई। अब क्या ये बड़ी साइज की आरबीसी ब्लड वेसल के अंदर एंटर कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। भैया नॉर्मली ब्लड वेसल का डायमीटर कितना बताया था? 5 माइक्रोन। नॉर्मली आरबीसी की साइज कितनी बताई? 7.5 माइक्रोन। नॉर्मल कंडीशन पे भी आरबीसी को स्क्वीज होके जाना पड़ रहा है। B12 की कमी से तो आरबीसी और बड़ी रह गई, 7.5 की जगह अपन मानते हैं 9 माइक्रोन रह गई। तो क्या ये ब्लड वेसल में जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। तो ऐसी आरबीसी बॉडी के किस काम की? किसी काम की नहीं है। तो ऐसी आरबीसी को बॉडी उड़ा देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। कुल मिला के बॉडी में आरबीसी की कमी हो गई। आरबीसी बनी जरूर, लेकिन काम की नहीं तो उड़ा दी गई, तो आरबीसी की कमी, मतलब एनीमिया हुआ। कैसा एनीमिया हुआ? ऐसा एनीमिया जिसमें आरबीसी की साइज बड़ी थी लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन नॉर्मल था। तो मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया किसकी वजह से होता है? लैक ऑफ विटामिन B12। दूसरा, माइक्रोसाइटिक हेट्रोक्रोमिक एनीमिया। ये एनीमिया किसकी वजह से हुआ? आरबीसी नॉर्मल से भी छोटी हो गई। अब आरबीसी नॉर्मल से भी छोटी हो गई मतलब जगह कम हो गई ना, तो उसमें हीमोग्लोबिन भी कम आएगा क्योंकि जगह ही नहीं है, यानी कि हीमोग्लोबिन भी कम। आरबीसी छोटी, हीमोग्लोबिन कम, ऐसी आरबीसी को उड़ा दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? लैक ऑफ आयरन। आयरन डेफिशिएंसी अगर बॉडी में हो जाए, ठीक है, लैक ऑफ आयरन, अगर आयरन की कमी है तो आरबीसी जो है 7.5 से और छोटी हो जाएगी। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, विटामिन B12 और आयरन दोनों आरबीसी की साइज को मेंटेन रखते हैं। अगर एक कम हो गया तो बड़ी हो जाएगी, एक कम हो गया तो छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो लैक ऑफ आयरन की वजह से आरबीसी नॉर्मल से भी छोटी हो गई, तो हीमोग्लोबिन भी कम हो गया। अब ऐसी छोटी आरबीसी को बॉडी करेगी क्या? क्योंकि बॉडी को तो हीमोग्लोबिन चाहिए ना, जब इसमें हीमोग्लोबिन ही कम है तो आरबीसी किसी काम की नहीं, बॉडी इसको डिस्ट्रॉय कर देती है, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन की कमी। थर्ड वन इज नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। इसमें कुछ कम नहीं हुआ भाई, मेरी बॉडी में हीमोग्लोबिन भी है, मेरी बॉडी में विटामिन B12 आयरन सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ बराबर बन रहा है, आरबीसी भी नॉर्मल बन रही है, हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है, लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, खूब सारा खून बह गया, ब्लड बाहर, ब्लड लॉस हो गया, तो बॉडी में क्या हो गया? ब्लड की कमी हुई ना, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। फोर्थ वन इज अ पर्नीशियस एनीमिया। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, पर्नीशियस एनीमिया। इट इज अ ऑटो इम्यून डिजीज। ये ऑटो इम्यून है। इसमें हुआ क्या? आपके खाने में विटामिन B12 भी है, आपके खाने में आयरन भी है, सब कुछ है, आपका इम्यून सिस्टम ही आपको बीमार कर रहा है। कैसे कर रहा है? हम जो विटामिन B12 खाते हैं, फूड के साथ हमने B12 खाया, वो B12 जाएगा हमारे स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब उस विटामिन B12 को एब्जॉर्ब भी तो करवाना है, कहाँ से? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड में लेके आना है। क्या वो अपने आप आ जाता है? विटामिन B12 खुद ब खुद कभी भी ब्लड में नहीं आएगा, उसको कोई लाने वाला चाहिए पकड़ के। और वो कौन होता है पकड़ के लाने वाला? CIF, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर ये क्या करता है? ये स्टमक से सीक्रेट होता है। स्टमक है हमारा, स्टमक की सेल क्या करती है? CIF को सीक्रेट करती है। ये CIF जाता है घूमते 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 स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और वहां जाके क्या करेगा? ये जो भी विटामिन B12 जा रहा है खाने के साथ, उस विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करके कहाँ ले आएगा? ब्लड में। क्लियर? अब आपने खूब सारा B12 तो खाया, B12 आपने खाया खूब सारा, खाने में B12 है आपके, लेकिन आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा एक्टिव हो चुका है, हाइपर एक्टिव है आपका इम्यून सिस्टम, कि आपका इम्यून सिस्टम स्टमक के अंदर ये जो CIF बनाने वाली सेल है, मैंने कहा ना स्टमक से CIF सीक्रेट होता है, तो स्टमक की जो CIF बनाने वाली सेल है, उन सेल को जाके एंटीबॉडी चिपक गई। आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग एक्टिव है कि वो एंटीबॉडी बना रहा है, जबरदस्ती बना रहा है एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी कहाँ जाके चिपक गई? स्टमक की जो सेल थी जो CIF सीक्रेट कर रही है, वहां जाके चिपक गई, तो CIF सीक्रेट ही नहीं होगा। और जब तक CIF नहीं आएगा, आप कितना भी B12 खा लो, उस B12 को पकड़ के कोई ब्लड में नहीं लाएगा। मतलब अल्टीमेटली बॉडी में क्या हो गई? B12 की कमी, और B12 की कमी होती तो हम जानते हैं एनीमिया होता है। ठीक है, तो वो कैसा एनीमिया कहलाता है? पर्नीशियस एनीमिया, ऑटो इम्यून डिजीज। क्लियर? तो इस तरीके से डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी नॉन एज द एनीमिया। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे क्या होते हैं? एनीमियास प्रेजेंट होते हैं। तो अभी तक हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ ली? आरबीसी की प्रॉपर्टी। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आरबीसी की, इतनी सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर होता है कि आरबीसी बनी क्यों रही है बॉडी में? आरबीसी की जरूरत क्या है? ताकि उसके अंदर क्या आ सके? हीमोग्लोबिन आ सके। ठीक है, एक आरबीसी के अंदर लगभग 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन अ सिंगल आरबीसी 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन आर देयर। तो मतलब आरबीसी के अंदर सब कुछ जो भी है वो हीमोग्लोबिन ही है।
ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में।